शाम के समय एबिगेल खाली थिएटर में बेली प्रैक्टिस कर रही थी। दूसरी तरफ क्रिमिनल्स का एक ग्रुप उस पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। पहले तो उन्होंने सिक्योरिटी कैमरा को हैक किया और फिर एक स्नाइपर छत पर तैनात हो गया। एबिगेल थिएटर से निकलकर अपनी कार में बैठती है, पर उसे पता नहीं था कि उसकी कार के नीचे ट्रैकर लगा है, जिसकी मदद से ये किडनैपर्स उसकी कार का पीछा करने लगे हैं। इनमें से एक हैकर था जो एबिगेल के दरवाजे खोल देता है और 3 क्रिमिनल्स अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर वो तीनों एबिगेल के बेडरूम में छुप जाते हैं। इन क्रिमिनल्स की एक मेंबर को तो अब पता चला था कि वो एक बच्ची को किडनैप करने आए हैं, इसलिए वो प्रोटेस्ट करने लगी है। कहती है हम ये गलत कर रहे हैं, मगर दूसरा क्रिमिनल कहता है चुपचाप अपना काम करो। कुछ ही देर बाद एबिगेल घर आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है और अगले ही पल क्रिमिनल उस पर अटैक कर देते हैं। एक बंदा उसे दबाने की कोशिश करता है, मगर एबिगेल उसके हाथ में पेंसिल गाड़ देती है। दूसरा बंदा उसका मुंह दबोच लेता है और जब पहले वाला उसको पंच मारने वाला था, लड़की किडनैपर कहती है नहीं, बची है वो। इसके बाद वो एक इंजेक्शन से एबिगेल को बेहोश कर देते हैं। इस क्रिमिनल ग्रुप के कुछ मेंबर्स बाहर बैठे थे, जो कि इन्हें वार्निंग देते हैं कि एक कार आई है। स्नाइपर उस आती हुई कार पर नजर गड़ाए हुए था। एबिगेल को बैग में डालकर वो तीनों गुंडे खिड़की से बाहर आ जाते हैं। जब सारे क्रिमिनल्स गार्डन से होकर गुजर रहे थे, तभी अलार्म बजने लगा है, जिसके बाद वो दौड़कर अपनी कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। रास्ते रास्ते में वो एबिगेल की नब्ज चेक करते हैं, ये जानने के लिए कि ये जिंदा तो है। वो लोग ट्रैफिक में फंसने वाले थे कि तभी हैकर कहती है कि दूसरा रास्ता ले लो, मगर ड्राइवर एक बहुत बड़े ट्रक के पीछे अपनी वैन छुपा लेता है और फिर वो लोग अपने ठिकाने पहुंचते हैं, जो कि शहर से बाहर बना एक वीराना बंगला था। वहां वो लैम्बर्ट से मिलते हैं, जिसके लिए ये सभी काम कर रहे हैं। फिर वो लोग एबिगेल को बेड से बांध देते हैं। लैम्बर्ट उन सभी को याद दिलाता है कि कुछ भी हो जाए, इस सब के बारे में तुम्हें आपस में भी बात नहीं करनी और एबिगेल का अच्छे से ख्याल रखना है। सिर्फ 24 घंटे की बात है, इतने में एबिगेल का रईस बाप हमें $5 मिलियन दे देगा। लैम्बर्ट इन क्रिमिनल्स को एबिगेल के पिता का नाम नहीं बताता और प्रिकॉशन के तौर पर इन सभी के फोन्स भी ले लेता है और फिर हर एक बंदे को वो एक कोड नेम देकर जाता है। उसके जाते ही सारे क्रिमिनल्स दारू पी के मजे करने लगे हैं। जोई डीन को अपनी कैंडी देने से मना कर देती है। जोई वक्त बिताने के लिए सबसे उनका पास्ट पूछने लगा है, मगर लैम्बर्ट ने ये बातें करने के लिए भी मना किया था। इसका मतलब है ये क्रिमिनल्स एक दूसरे को भी नहीं जानते। जोई कहती है मैं तुम सबके बारे में तुम्हारे मुझे बिना बताए बहुत कुछ जानती हूँ। लोग शर्त तक लगाने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद जोई उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बिल्कुल सही गेस करती है। कहती है फ्रैंक एक डिटेक्टिव हुआ करता था और पीटर लोगों को नौकरी दिलाने का काम करता था और सैमी नाम की हैकर काफी अमीर है, वो सिर्फ ये काम मजे के लिए कर रही है। रिकल्स एक सोल्जर हुआ करता था और डीन एक साइकोपैथ ड्राइवर। इसके बाद फ्रैंक कहता है तुम हो एक नशेड़ी। अगले सीन में जोई एबिगेल को देखने चली जाती है, क्योंकि वो कह रही थी कि इसकी आंखों की पट्टी बहुत ज्यादा टाइट है। अपना मुंह ढके हुए जोई एबिगेल की आंखों से पट्टी हटा देती है। जोई को एहसास होता है कि हाथ पीछे बंधे होने की वजह से एबिगेल को दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसके हाथ आगे की तरफ बांध देती है। एबिगेल को रोता देखकर जोई कहती है घबराओ मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तो बस तुम्हारे पापा से पैसे लेंगे। एबिगेल जोई के साथ पिंकी प्रॉमिस करती है। जोई कहती है तुम बिल्कुल मत घबराओ। वहीं एबिगेल कहती है आप लोग गलती कर रहे हो, मेरे पिता मेरे से प्यार नहीं करते। ये सुनकर जब जोई वापस जा रही होती है, एबिगेल कहती है मुझे दुख है ये सोच करके तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। परेशान सी होकर जोई अपने बाकी के मेंबर्स को कहती है मुझे लगता है एबिगेल का पिता खुद ज्यादा ही खतरनाक आदमी है। फ्रैंक कहता है एबिगेल बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है, और ये बोलकर वो खुद एबिगेल को देखने चला जाता है। एबिगेल की आंखों पर पट्टी ना देखकर वो शॉक हो गया था और तुरंत वो अपना मुंह ढक लेता है और उस पर गन तान देता है, जब तक वो कसम नहीं खाती कि मैंने तुम्हें नहीं देखा। वो उसे फोर्स करके पूछता है तुम्हारे पिता कौन है। वो कहती है क्रिस्टी ऑफ लजार, और ये नाम सुनते ही फ्रैंक के पैर थर-थर कांपने लगे हैं। वो अपने साथियों के पास जाकर कहता है मैं ये काम छोड़कर जा रहा हूँ। जब बाकी के पूछते हैं क्या हुआ, क्यों जा रहे हो, वो बोलता है ये लड़की क्रिस्टी ऑफ लजार की बेटी है, जो कि अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन है। जोई और रिकल्स भी ये नाम सुनकर पीले पड़ जाते हैं। ये लोग ऐसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्या करें तो करें क्या। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम रुक जाते हैं और पैसे लेकर उन्हीं पैसों की मदद से यहाँ से भाग जाएंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद वो घर के अंदर और आसपास बहुत अच्छे से निगरानी करते हैं। जोई को एक आवाज आती है और जब वो उसका पीछा करती है, उसे पता चलता है वो तो सिर्फ एक खुली खिड़की थी, वहां से और आवाज न आए इसलिए वो पूरी खिड़की को खोल देती है। फिर उसकी नजर एक स्टैचू पर पड़ती है जिसमें पिता और उसका बच्चा दिखता है। फिर उसके सामने आता है रिकल्स, जो कि उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। मगर वो ये भी कहता है कि मुझे बाहर किसी पर भरोसा नहीं है, तो क्यों ना हम एक दूसरे पर भरोसा कर ले। वहीं दूसरी तरफ सैमी टीवी चलाती है, तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, मगर वो तो डीन था जो उससे मजाक कर रहा था। जब वो सैमी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, वो गुस्से में आकर उसे अपने रूम से बाहर कर देती है। इसके बाद डीन सोते हुए पीटर के चेहरे पर स्केच पेन चला देता है और फिर घर में इधर उधर ताका झाकी करने लगा है। एक कॉरिडोर में उसको बहुत पुरानी पिक्चर्स देखने को मिलती हैं, जिसमें एक लड़की बिल्कुल एबिगेल जैसी दिख रही थी। फिर वो बेसमेंट की किचन में जाता है, जहाँ दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कंफ्यूज होकर वो रूम में एंटर कर जाता है और एक चूहे से डर जाता है। जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, कोई अनदेखी ताकत उसे गिराकर उसके पैर पकड़कर खींचने लगती है। सैमी को उसकी चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर बेसमेंट पहुंचती है, जहाँ डीन उसे चेयर पर बैठा हुआ मिलता है। जब वो उसके पास जाती है, उसका सर टूट के पीछे गिर जाता है और डर के मारे सैमी को उल्टियां आने लगती हैं और बहुत जल्द बाकी सारे भी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और उन्हें यकीन होता है कि सैमी तो ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से डीन की हत्या देखकर उन्हें एक कहानी याद आती है, जो कि थी लजार के हिटमैन वेल्डेज की कहानी। कुछ साल पहले लजार के गैंग के टॉप 3 मेंबर्स को FBI ने गिरफ्तार कर लिया था और उनसे पूछताछ
पूछताछ की। एक रात पहले उन्हें टॉप सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में रखा गया था, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले निगरानी कर रहे थे। मगर इसके बावजूद अगले दिन जब FBI वहां पहुंची, तीनों मेंबर्स के सर धड़ से अलग थे। बड़ी बात यह थी कि उस रूम में आने के लिए सिर्फ एक दरवाजा था, जो कि 23rd फ्लोर पर था। घबराए हुए से ये लोग फिर से एबिगेल को देखने जाते हैं, जो आराम से अपने रूम में लेटी थी। रिकल्स इतना डर चुका था कि वो किसी भी हाल में वहां से भागना चाहता है, मगर जब वो दरवाजा खोलता है, उसके आगे एक और दरवाजा मिलता है जो कि लॉक था। पीटर भी उसे खोलने की कोशिश करता है, मगर अगले ही पल वहां का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और सारी खिड़कियां तक बंद हो जाती हैं। इसका मतलब था ये लोग कहीं नहीं भाग सके। जोई को लगता है कि हम ट्रैप में फंस चुके हैं। तभी रिकल्स भागकर अपनी गन लेने के लिए जाता है, मगर गन गायब हो चुकी थी। जोई एबिगेल के पास जाकर पूछती है, क्या तुम मेरे और फ्रैंक के अलावा किसी और से मिली हो? मगर एबिगेल कसम खाती है कि वो नहीं मिली और कहती है, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, फ्रैंक ने मुझे बोला था कि वो मेरे पिता के लिए काम करता है और उसका असली नाम वेल्डेज है। इसके बाद जोई रिकल्स को सारी बात बता देती है, मगर उन्हें इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता। फिर वो डिसाइड करते हैं हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। तभी जोई को एक आवाज आती है और देखती है कि रिकल्स बड़े ही अजीब तरीके से खड़ा है, और फिर जब वो उसके पास जाती है, उसकी बॉडी पर बहुत गहरे घाव थे और देखते ही देखते वो मर चुका था। इसके तुरंत बाद जोई नीचे जाकर फ्रैंक पर अपनी गन पॉइंट कर देती है और कहती है, तुम वेल्डेज हो और सबका कत्ल कर रहे हो। फ्रैंक भी अपनी गन निकालकर कहता है, एबिगेल तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। फ्रैंक पीटर को एबिगेल को मारने के लिए कहता है, और जब पीटर उसका कत्ल करने के लिए उसके रूम में जाता है, जोई वहां पहुंचकर पीटर के हाथ से गन गिरा देती है। सैमी और फ्रैंक भी वहां पहुंच जाते हैं और यहाँ मामला अब गर्मा जाता है। इसी बीच एबिगेल अपनी हथकड़ी को बड़े ही प्यार से खोल देती है और बिस्तर पर खड़ी होकर एक बैले मूव करके अपना असली चेहरा दिखाती है, जो कि असल में एक वैम्पायर है। वो पीटर पर कूदकर उसे बाइट करने वाली है, मगर तभी फ्रैंक उसे गोली मार देता है, लेकिन एबिगेल को कुछ नहीं होता और उसका जख्म अपने आप भर जाता है। जोई भी उस पर गोलियां चलाती है, मगर ये तो साफ था कि गोलियों का इस पर कोई असर नहीं होगा, इसलिए वो वहां से भागकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। ये सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है वेल्डेज और कोई नहीं बल्कि एबिगेल ही है। सारे दरवाजे सील्ड हैं और उनकी थिकनेस 2-2 इंच की है। इसका मतलब उन्हें तोड़ा तो नहीं जा सकता, और सैमी के पास अपना सामान नहीं है कि वो उसे हैक कर सके। हर कोई पैनिक कर गया था और ऐसे में पीटर बोलता है, हमें शांति से काम लेना चाहिए। फ्रैंक उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम चुप रहो। इसके बाद फ्रैंक और पीटर पूल स्टिक से भाले बनाने की कोशिश करते हैं और सैमी किचन से गार्लिक ले आती है। सैमी इन लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करती, क्योंकि उसे लगता है कि अगर एबिगेल को मार दिया तो उसका पिता हम सबको जान से मार देगा। पूरी तरह से तैयार होकर ये तीनों एबिगेल के कमरे में पहुंचते हैं, मगर वो वहां नहीं थी और फिर उन्हें किसी और कमरे से म्यूजिक की आवाज आती है, जहां एबिगेल डीन की लाश के साथ नाच रही थी। पहले तो वो एक मासूम सी लड़की लग रही थी, मगर जैसे ही सैमी उस पर अटैक करने जाती है, एबिगेल उस पर कूद पड़ती है और गार्लिक को सूंघकर ये दिखा देती है कि इससे कुछ नहीं होगा। फ्रैंक को वो बड़ी ही आसानी से दूर फेंक देती है जब वो सैमी को बचाने की कोशिश करता है, मगर पीटर एबिगेल को पीछे से उठा लेता है, मगर फिर एबिगेल पीटर के क्रॉस वाले नेकलेस को ही उतारकर उसकी छाती में घूम देती है। इसका मतलब वो ये भी दिखा देती है कि क्रॉस का उस पर कोई असर नहीं होगा। और फिर पीछे से जब फ्रैंक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो पलक झपकते ही उसका भाला छीनकर उसी के पैर में घोंप देती है। इसके बाद ये तीनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वापस नीचे जोई के पास आते हैं, जहां जोई उनके घाव पर मलहम लगाती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि हमने जब उसे इंजेक्शन लगाया था, उस इंजेक्शन का असर हुआ था और हमारे पास अभी भी एक इंजेक्शन बचा है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होकर एबिगेल की तलाश करेंगे और जिसे भी वो मिल जाएगी वो ईयरपीस के जरिए जोई को बता देगा, ताकि वो इंजेक्शन लगाकर उसे फिर से बेहोश कर सके। जब सैमी एक कॉरिडोर से गुजरती है, उसके सामने कई सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिनसे डरकर वो नीचे गिर जाती है और जब उसे एहसास होता है कि वो सड़ी गली लाशों के ऊपर पड़ी है, वो चीखने चिल्लाने लगती है। और दूसरी तरफ पीटर के पास एबिगेल पहुंच जाती है, जो उसे देखते ही अपनी जान बचाकर भागने लगा है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है, मगर एबिगेल उस दरवाजे को टक्कर मारकर तोड़ देती है और अपने बैले मूव्स करते करते पीटर का पीछा करती है। पीटर अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, मगर गलती से फ्रैंक दरवाजा खोलता है और पीटर उससे टकराकर रेलिंग से नीचे गिर जाता है। इसके बाद अब एबिगेल फ्रैंक को अपना शिकार बनाना चाहती है और फिर उसे सीढ़ियों से गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है। वहीं जोई इस मौके का फायदा उठाकर उसे इंजेक्शन लगाने का ट्राई करती है, मगर एबिगेल अपना हाथ मारकर उस इंजेक्शन को एक लॉक डोर के दूसरी तरफ फेंक देती है। सैमी एबिगेल को पकड़कर पीछे की तरफ खींचती है और फिर एबिगेल उसके हाथ पर काट लेती है और फिर एबिगेल फ्रैंक के पैर को पकड़कर ऊपर उड़ने लगती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि पीटर तेजी से आता हुआ उस पर कूद पड़ता है। पीटर उसे दबाए रखता है और इतने में जोई इंजेक्शन लाकर एबिगेल को लगा देती है। फिर एबिगेल उन्हें कहते कहते कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ सैमी ये सोचकर परेशान थी कि कहीं अब ये भी एक वैम्पायर तो नहीं बन जाएगी। कुछ समय बाद एबिगेल को जब होश आता है, वो एक एलिवेटर में लॉक थी। जोई कहती है, अगर तुम हमें बता दोगी कि यहाँ से कैसे निकलना है तो हम तुम्हें भी आजाद कर देंगे। यहाँ एबिगेल कहती है, ये सारा मेरा ही प्लान था और लैम्बर्ट मेरे लिए ही काम करता है। यहाँ पता चलता है कि एबिगेल इन सब के असली नाम भी जानती है और ये भी जानती है कि पहले क्या करा करते थे। सैमी ने अपना करियर बनाने के लिए अपने रिच पेरेंट्स के बैंक अकाउंट को खाली किया था और पीटर एक भाड़े का गुंडा है। वहीं फ्रैंक एक डिटेक्टिव से कब क्रिमिनल बन गया ये उसे भी नहीं पता चला। और जोई तुम एक मेडिकल यूनिट में
में काम करा करती थी, और जब उन लोगों को पता चला कि तुम उनकी दवाइयों से नशे कर रही हो, उन्होंने तुम्हें निकाल दिया और तुमने अपने लड़के तक को छोड़ दिया उसके बाप के पास, ये सोचकर कि ये यहाँ डॉक्टर बन जाएगा। हमें पता चलता है कि ये जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन सभी ने कभी ना कभी लजार और उसके गैंग मेंबर्स के साथ कुछ ना कुछ खराब किया है, चाहे सिर्फ पंगे लिए हो। तभी जोए बोलती है, एबिगेल तुम सिर्फ लोगों का इसलिए कत्ल करती हो ताकि तुम्हारे पिता तुम्हें ज्यादा प्यार करे। एबिगेल ने आते ही इनका शिकार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये अपने शिकार के साथ पहले खेलना पसंद करती है। वो कहती है, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो तुम चारों में से मैं 2 को जिंदा छोड़ दूंगी। फ्रैंक कहता है, इस चुड़ैल को मार दो, जिससे चिढ़कर एबिगेल कहती है, मैं सिर्फ उस इंसान की जान बख्शूंगी जो मुझे यहाँ से छुड़ाए। अगले ही पल पीटर और जो एक दूसरे पर अपनी गन तान देते हैं। वहीं फ्रैंक कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, मगर फिर भी पीटर उसे आजाद करने की कोशिश करता है, इसलिए जोए उस पर गोली चला देती है। फिर फ्रैंक वहाँ पर निगरानी रखता है और बाकी के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद फ्रैंक कहता है, तुम मुझे बता दो यहाँ से कैसे निकलना है और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो कहती है कि तुम्हें अगाथा क्रिस्टी की बुक को खींचना होगा जो कि लाइब्रेरी में रखी है, और उससे फिर एक दरवाजा खुलेगा। फ्रैंक कहता है, थैंक यू, पर मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा। अगले ही पल अपना हाथ मारकर वो अपने पिंजरे को तोड़ देती है। इससे ये साबित होता है कि वो बस इनसे मजे ले रही थी। ये आवाज सुनते ही जोए वहाँ पर आकर खिड़की पर लगी वुडन ब्लॉकेज को तोड़ रही थी। उस रोशनी में आते ही एबिगेल का हाथ जल जाता है। वो तुरंत अंधेरे में जाती है ताकि दोबारा से उसका हाथ ठीक हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर जोए और फ्रैंक वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये सारे लाइब्रेरी में आकर सनलाइट के आसपास रहते हैं। सैमी चेक करती है कि कहीं ये भी तो नहीं जल जाएगी, मगर उसे कुछ नहीं होता, इसलिए वो चैन की सांस लेती है। फ्रैंक उस किताब को खींचता है जो एबिगेल ने बताई, मगर उससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। गुस्से में आकर वो वहाँ रखी सारी किताबों को खींच खींच के नीचे गिराने लगता है। और जोए जो कैंडीज को खाती है अपनी ड्रग्स की लत को कंट्रोल करने के लिए, वो भी खत्म हो चुकी थी। जोए सैमी को बताती है, मैंने अपने लड़के को उसके पिता के पास इसलिए छोड़ा ताकि यहाँ से मैं पैसे कमाकर अपने बच्चे को एक साफ सुथरी जिंदगी दे सकूं और अपनी लाइफ रीसेट कर सकूं। इस रीसेट वर्ड से सैमी को एक आइडिया आता है। वो कहती है, अगर हमें यहाँ का पावर सोर्स मिल जाए तो हम उसमें शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। फिर ये चारों 2 टीम बनकर पावर सोर्स को ढूंढने लगते हैं। अचानक से एबिगेल म्यूजिक प्ले कर देती है और उसका सैमी की बॉडी पर कंट्रोल आ जाता है क्योंकि उसने उसे बाइट किया था। और अगले ही पल सैमी के अंदर एबिगेल आ जाती है और फिर वो पीटर पर हमला कर देती है। इसके बाद सैमी से बिल्कुल सेम वैसा डांस करवाती है जैसा वो खुद करती है। कुछ देर बाद जब जोए और फ्रैंक वहाँ आ जाते हैं, सैमी अपना मुंह छुपाकर रखती है और इस समय एबिगेल ही सैमी है, मगर इन दोनों को उस पर शक हो जाता है और दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और इन दोनों का पीछा करते हुए सैमी भी लाइब्रेरी पहुंच जाती है। यहाँ एबिगेल सैमी की बॉडी के थ्रू बताती है कि मुझे इस जगह से नफरत है क्योंकि यही मेरे पिता ने मुझे वैम्पायर बनाया। जो एक ट्रे उठाकर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सैमी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके अगले ही पल वहाँ एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। हालांकि इन दोनों को लगता है ये कोई ट्रैप होगा, पर फिर भी ये हिम्मत जुटाकर अंदर चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक कॉरिडोर से गुजरकर वहाँ के कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें लैम्बर्ट मिलता है जो खुद भी एक वैम्पायर है। लैम्बर्ट जोए की गर्दन पकड़कर बताता है, एबिगेल ने 2 साल पहले मुझे वैम्पायर बनाया। जब उसे पता चला कि मैंने फ्रैंक की मदद करके उसके पिता को नुकसान पहुंचाया था, उसने कहा कि मैं तुम्हारे पूरे खानदान को निपटा दूंगी, वरना अब से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। और तभी से मैं इसके पिता के दुश्मनों को इसके सामने लाकर खड़ा कर देता हूँ और मैंने ऑलरेडी लजार को सब बता दिया है, किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँचता होगा। लैम्बर्ट खुद से एबिगेल और उसके पिता दोनों को मारना चाहता है, इसलिए वो फ्रैंक के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी एक वैम्पायर बना देता हूँ। फ्रैंक मान जाता है। फिर लैम्बर्ट जोए को बेहोश करके फ्रैंक को एक वैम्पायर बना देता है। इसके बाद जब जोए की आंखें खुलती हैं, वो देखती है कि फ्रैंक को लैम्बर्ट अपना खून पिला रहा है और दर्द में करहाते करहाते फ्रैंक एक वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद लैम्बर्ट फ्रैंक को कहता है, जोए को अपना पहला शिकार बनाओ, मगर फ्रैंक लकड़ी का भाला घोंपकर लैम्बर्ट के चिथड़े उड़ा देता है। और फिर वहाँ एबिगेल पहुंच जाती है और उन पर अटैक कर देती है, मगर फ्रैंक अब उससे ज्यादा ताकतवर था। वो उसी को पकड़कर उसी का ब्लड पीने लगा है। इसी मौके का फायदा उठाकर जोए कंट्रोल रूम में जाकर सिक्योरिटी को अनलॉक कर देती है और अपना फोन उठाकर वहाँ से भागने लगी है। मगर जब वो खुफिया दरवाजे से बाहर निकल रही थी, वो दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था, जहाँ फ्रैंक एबिगेल के खून का आखिरी कतरा तक चूस रहा था। जोए अपने बेटे के लिए एक वॉइसमेल भेजती है। इसके बाद फ्रैंक उसे ढूंढकर पकड़कर लाइब्रेरी में फेंक देता है और इसके बाद वो उसे उठा उठाकर कभी इधर फेंकता है कभी उधर। फ्रैंक के वैम्पायर बन जाने की वजह से वो बहुत ताकतवर हो चुका था। फ्रैंक उसे गर्दन से उठाकर ऊंचाई से नीचे फेंक देता है, मगर एबिगेल उसके नीचे आकर उसे पकड़ लेती है। एबिगेल कहती है कि मैं अपनी करंट कंडीशन में बहुत कमजोर हूँ और मैं अकेले फ्रैंक को नहीं मार पाऊंगी। अगर इसे मारने में तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी और फिर तुम अपने बेटे के पास वापस जा सकती हो। फ्रैंक इनके पास पहुंच जाता है और दोनों लड़कियां टीम बनाकर उस पर अटैक करने लगी हैं। मगर इन दोनों के टीम बनाने के बावजूद भी फ्रैंक इन दोनों से ताकतवर था। एबिगेल को एक तरफ फेंककर वो जोए के कंधे में लकड़ी का भाला घोंक देता है और इसके बाद फिर वो एबिगेल से लड़ने लगा है और दोबारा से उसका खून चूसने लगा है। एबिगेल जोए की तरफ अपनी पिंकी फिंगर दिखाती है और उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाती है। अब एबिगेल को नीचे फेंककर फ्रैंक जोए का खून पीने लगा है और फिर उसे भी जमीन पर फेंक देता है। जब जोए को होश आता है, वो फ्रैंक के कंट्रोल में थी जैसे एबिगेल ने सैमी को किया था, मगर जोए तो सिर्फ नाटक कर रही थी, इसलिए वो घूमकर फ्रैंक
फ्रैंक पर ही अटैक कर देती है, जिसके बाद एबिगेल भी उस पर टूट पड़ती है और वो लड़ते लड़ते बताती है कि तुम इतनी जल्दी किसी भी इंसान को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती हो। जब वो दोनों लड़ रहे थे, जोए लकड़ी के भाले को लेकर एबिगेल के साथ मिलकर फ्रैंक की छाती में गाड़कर उसे एक्सप्लोड कर देती है। एबिगेल उसे रोकने की कोशिश नहीं करती क्योंकि फ्रैंक मर चुका है और अपने किए वादे के मुताबिक एबिगेल जोए को जाने देती है, मगर तभी कोई जोए का शोल्डर पकड़ लेता है और ये बंदा है लजार। वो जोए को मारना चाहता है, मगर एबिगेल उसके पिता के बीच में आकर कहती है कि जोए ने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर लजार उसके जाने की इजाजत दे देता है, कहता है कि मैं तो यहाँ से बिस्किट बांटने के लिए निकला था। जब जोए अपनी वैन में वापस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अभी भी वो कैंडी बची थी जो उसकी ड्रग्स की तलब को कंट्रोल करती है और वो उसे चूसते हुए अपनी कार ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। अगर आपको मूवी का नैरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।